जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क अग्निवीर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर रहने वाला है। आपका एग्जाम जो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसी की चीज के लिए है ये। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन कर देखिए करके देखिएगा, क्योंकि आप एग्जाम आने वाला है इसी पैटर्न पर और इसी लेवल में रहने वाले हैं। साथ साथ में जो 45 सेट का जो प्राइस था 199 का, उसके लिए आप मात्र 150 पे करना है। बस ये कुछ दिनों के लिए है, तो लेके पढ़िए और टेस्ट जितना अधिक हो सकता है आप लोग लगाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनके फाउंडर कौन थे। तो इसके लिए आपके सामने में जो ऑप्शन दिए गए हैं, कन्फ्यूशियस, बुद्ध, लाओ त्से और महावीर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बुद्ध। अगर आपने बुद्ध आंसर सही करा है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% करेक्ट आना चाहिए। वैसे भी अगर आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि 2023 के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। यानी क्वेश्चन का मतलब ये है कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अभी आरबीआई के जो गवर्नर हैं अभी वो 2023 में कौन है, उनका नाम क्या है, यहां पर आपको देखना है। तो यहाँ पर जो आपके सामने में चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, डी सुब्बाराव, उर्जित पटेल। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है शक्तिकांत दास। देखिए शक्तिकांत दास यहाँ पर देखिए, वैसे ही जहाँ सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, रघुराम राजन, डी सुब्बाराव, उर्जित पटेल, ये सभी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो करंट में है वो है शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए वहां पर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए करंट अफेयर को आप भी गौर से देखना है। बस आप न्यूज पेपर और जो आप न्यूज से अपडेट रहेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन और वैसे ही बन जाएंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए फरवरी 28 है, फरवरी 14 है, अप्रैल 22 है और दिसंबर 25 है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरवरी 28। आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो है ना दिवस वाला, यानी कि डे वाला, जितने सारे क्वेश्चन है आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन कोई भी जीके के बुक में आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का जो संभावना है 80% चांस है कि एक क्वेश्चन ऐसे आपके आ ही जाएंगे, इसलिए आपको इसको कवर करके चलना ही है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने प्रस्तावित की थी। यहाँ पर है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका आंसर क्या यहाँ पर क्या है। मैंने एक एक क्वेश्चन लाया है हर टर्म से, कि जो आप एग्जाम में आते हैं, जिस टॉपिक से आते हैं, मैंने उसी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया है और बिल्कुल ए टू जेड आप एग्जाम के माहौल की तरह है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो प्रस्तावित किया था, प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, वो किसने किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है। कौन सा महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपके सामने में जो महाद्वीप दिए गए हैं, यानी कंटिनेंट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारे जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें 7 कंटिनेंट है। 7 कंटिनेंट यानी कि 7 महाद्वीप है, 7 महादेश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यहाँ पर ये भी आपके क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एशिया जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर यही बात बोल रहा है यहाँ पर कि पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो यहाँ पर आपका आंसर
चीन हो जाता है, ये माफ करिएगा, एशिया ही रहता है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो एशिया जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर यही बात कह दे कि सबसे पॉपुलेशन, सबसे जनसंख्या वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पर चीन जो हो जाएगा, चाइना जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, आपके अगले क्वेश्चन में जो है, अब जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जनरल साइंस का अग्निवीर क्लर्क के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मानव के लिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो इंसान के लिए, वो कौन सा है? क्या वो डायमंड है, क्या ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, या फिर फेल्डस्पार है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायमंड जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन ये है कि धरती की वायुमंडल का बहुतम गैस से बना है, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस जो है कौन सा गैस है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक जो गैस है, वो जो गैस है वो है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके आंसर है। देखिए आपके एग्जाम में, आर्मी क्लर्क के एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सेम का सेम क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि हरे पौधे के द्वारा सूरज की किरणों का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से खाद्य संश्लेषण करने की प्रक्रिया को, खाद्य यानी कि खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा को मिलाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूक्लियर फिजन द्वारा कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? न्यूक्लियर फिजन द्वारा कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपके सामने मुझे ऑप्शन दिए गए हैं, थर्मल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। यानी कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो क्या आता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है उसे, यानी कि परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा के लिए मात्रा मापने के लिए कौन सी मापक का इकाई होता है, यानी विद्युत धारा का जो इकाई होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन आपके सामने में ऐसे भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपके सामने में जो ऑप्शन दिए गए हैं, वॉट, ओम, वोल्ट और एम्पियर। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो यूज किया जाता है वो एम्पियर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार है? यानी कि देखिए अब आपके सामने 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाने के लिए 5 का 5 बनाने के लिए हमारा जो ई बुक है जो कि 50 रुपए का है, आप वो सारे कर लीजिएगा। उसमें अप्रोक्स 800 क्वेश्चन है। देखिए 800 क्वेश्चन से कुछ 5-10 कम ज्यादा भी हो सकते हैं। अप्रोक्स मैंने 800 क्वेश्चन बताया है, ये वन लाइनर है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और जितने सारे मैंने यूट्यूब पर करवा दिए हैं, बहुत ज्यादा मैंने नहीं करवाए हैं, लिमिटेड ही है, वो दोनों कर लीजिएगा। तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो ई बुक है जो कि 50 रुपए का कंप्यूटर ई बुक है वो जरूर ले लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि मेमोरी का प्रकार जो कि गैर वोलेटाइल होता है, यानी कि क्या होता है? नन वोलेटाइल होता है, और जब पावर बंद की जाती है तो डेटा को रखता है, यानी कि नन वोलेटाइल होता है वो होता है। और जब डेटा यानी कि कंप्यूटर बंद भी कर दिया जाता है तब भी ये डेटा को अपने पास ही रखता है, यानी कि इरेज नहीं होने देता है। उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे रैम कहा जाता है, रोम, कैश या फिर वर्चुअल मेमोरी?
क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको कहा जाता है रोम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वचालित रूप से चलता है? स्वचालित रूप से चलता है और अपने आप को तैयार करता है ताकि अन्य कंप्यूटर को संक्रमित कर सके। देखिए यहाँ पर इन्फेक्ट कर सके, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑटोमेटिकली। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिकली चलता है, रन करता है और रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, अपने आप को क्या करता है वो तो तैयार भी कर लेता है और दूसरे कंप्यूटर को क्या करता है, ये वायरस से भर देता है यहाँ पर, यानी कि इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाता है ना, उसे वायरस कहा जाता है। तो वायरस क्या करता है, ऑटोमेटिक रन करता है ये, ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का संग्रहण उपकरण मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करता है ताकि डेटा को संग्रहित और पुनर्प्राप्त किया जा सके। यानी क्या करता है, क्या यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्या होता है वो? तो देखिए आप इनमें से जो चार ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए, माफ कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ए तो यूएसबी होता है आपका, फ्लैश ड्राइव है आपका है यहाँ पर, तो यानी कि एसएसडी पर काम करता है ये नहीं। इसमें क्या दिया गया था आपका, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया था। मैग्नेटिक फील्ड किसमें यूज किया जाता है, तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव में यूज किया जाता है। उसमें एक सीडी लगाया होता है, मैग्नेटिक लगा रहता है ना, इसीलिए हार्ड डिस्क ड्राइव जब भी बात आ जाए तो उस मैग्नेटिक आप लोग याद रखिएगा। क्या रखिएगा आप लोग, मैग्नेटिक याद रखिएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो चुका था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या कार्यालय को कवर करता है? यानी घर में लगाने के लिए या ऑफिस में लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्या लैन केबल को या वैन को, मैन को या फिर वीपीएन को, किसका यूज किया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैन का यूज किया जाता है घर में कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए या फिर ऑफिस में कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज किया जाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप बड़ी फाइल को संपीड़ित करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि उन्हें संक्रमण और स्थानांतरित करना आसान हो जाए? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप बड़ी फाइलों को, यानी बड़ी बड़ी फाइलों को क्या करता है वो क्या करता है, मतलब कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने के लिए कंप्रेस करने के पर क्या होता है, और कहीं भी उसको फाइल को सेंड करना हो या कुछ भी करना हो तो उसे वहां पर उसको उसका साइज कम कर दिया जाता है, लेकिन डेटा में कोई भी इसमें क्या होता है चेंज नहीं होता है। क्या पीडीएफ फाइल बनाकर या जिप को या जेपीईजी को या फिर एमपी3 करके? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है ना, जिप फाइल। जिप फाइल में क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी फाइलों को क्या कर दिया जाता है, उसमें एक उसको कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि वो उसको साइज कम बन जाता है, उसको कहीं सेंड करने में, कहीं दूसरे कंप्यूटर में देने के लिए, मेल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसे जिप करना करके कहते हैं, जिप से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला जो आने वाले हैं 10 क्वेश्चन आपके अब मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है, और जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा, और मैं कैसे बनाता हूं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदता है और इसे 25% अधिक मूल्य लगाता है, तो टीवी का बिक्री मूल्य कीमत क्या है? अब देखिए 25% अधिक कर देता है, 20,000 में खरीदा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, तो 20,000 इसका हो गया। ठीक है, और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जबकि इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यहाँ पर 25% है। ठीक है, 25% है। तो इसको पहले क्या कर लीजिए, आप कॉस्ट प्राइस पर 25% पहले निकाल लीजिए,
इसमें ऐड कर दीजिएगा, या फिर डायरेक्टली कर लीजिए 20,000 का 125% कर दीजिए, 125 बटा में 100 कर लीजिए। अगर 20 दिया गया ना, 125 बटा में 100 कर दीजिए, वही इसका डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 25 दूना में 250, यानी 2,500, यानी कि 25,000। इसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो 25,000 बन जाएगा। 25 पर 3 जीरो है यहाँ पर, 25,000 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, देखिए आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं ना, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन क्या आएंगे, इजी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन डरना नहीं है आप लोगों को, बहुत को लगेगा इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए जितना मैं करा रहा हूँ A to Z में आप ही के एग्जाम के लिए स्पेशल मैं करा रहा हूँ, इसीलिए हर क्वेश्चन करके ही जाना है। वन प्लस डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल से, या फिर एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर में, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी क्लासेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है कि एक फल विक्रेता 40 रुपये प्रति दर्जन में सेब खरीदता है और उन्हें 5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचता है। यदि वह 10 दर्जन सेब बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। पहले गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक आपसे हो सकता है अगर क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ेंगे तो। ये 40 दर्जन सेब क्या करता है, खरीदता है, दर्जन खरीदता है, और बेचता कैसे है, देखिए 5 रुपये प्रति सेब, खरीदता है कितना, 40 रुपये प्रति दर्जन। 40 रुपये क्या करता है, 40 रुपये प्रति दर्जन खरीदता है। यदि एक दर्जन में कितना आता है, एक डोजन में, दर्जन को क्या बोलते हैं, डोजन में 12 पीस कोई आता है ना। तो देखिए यहाँ पर अभी एक 5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचता है, तो 1 डोजन, मैं यहाँ करता हूं यहाँ पर 1 डोजन एप्पल प्राइस, एप्पल सेलिंग प्राइस मैं करता हूं यहाँ पर, तो 5 गुना में 12, यानी कि 60 रुपया। ठीक है, 60 रुपया। अब एक दर्जन में कैसे बेचता है, देखिए 40 रुपये प्रति दर्जन खरीदा और 60 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया उसने। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, देखिए 40 गुना में कितना खरीदा है, 10 दर्जन खरीदा है, तभी ना उसको बेचा है ना। तो कर लीजिए 10 गुना कर लिया, यानी कि 400 रुपया में खरीदा, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो उसने 60 रुपये दर से बेच दिया ना, तो 60 रुपये दर से बेच दिया, कितने दर्जन को, 10 दर्जन को 600 रुपये में बेचा है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस इतना है, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 माइनस 600 माइनस में 400, यानी कि 200 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 200 बटा में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है ना। तो 200 बटा में कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 गुना में 100, 200 गुना में 400, 2 से काटूंगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में। क्लियर है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, फॉर्मूला जहां भी यूज किया गया है उस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग क्वेश्चन बनाइए, फॉर्मूले को याद जरूर करिएगा। अब आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि एक मशीन दिन में 6 घंटे काम करते हुए 10 दिन में एक काम पूरा करता है। एक मशीन जो है ना, दिन में 6 घंटा काम करता है और 10 दिन तक काम करता है, तो वो काम खत्म हो जाता है। वही काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितना दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, यहाँ पर पहले 6 घंटे काम करता है तो 10 दिन में खत्म होता था, अब केवल 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो दिन कितने लगेंगे, तो दिन जो लग जाएंगे 10 से ज्यादा ही दिन लगेंगे। ये तो मुझे कंप्लीट है, लेकिन कितना, इसके लिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ। पहले कितना H1 और तो D1, यानी H मतलब घंटे कितने और दिन कितने, H2 अब घंटे कितने और दिन कितने। तो पहले था 6 घंटे तो दिन लगता था 10, अब था 4 घंटे तो दिन कितने लगेंगे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने डी को मैंने यहाँ पर डी छोड़ दिया, यानी कि डे छोड़ दिया। काट लीजिए यहाँ पर, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, यानी डी बराबर कितना हो गया यहाँ पर, तो 15 हो गया। यानी अब कितने दिन लगेंगे, 15 डेज लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये बी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि एक काम को ए अकेले 15 दिनों में कर सकता है। ए जो है ना एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, जिसे बी 20 दिनों में कर सकता है। देखिए ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। वो एक साथ 5 दिन तक इस काम पर करते हैं, फिर ए चला जाता है। 5 दिन तक ए भी काम करता है इस पर और बी भी काम करता है, लेकिन 5 दिन के बाद ए चला जाता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी कितने दिनों में इसे पूरा करेगा। क्वेश्चन गौर तक लीजिएगा, जब काम बच जाता है ना कुछ ए के चले जाने के बाद, तो ए को बी को कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए अगर
ए काम करता है 15 दिनों में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अगर 2 दिन काम करता है तो 2/15 हो जाता है। ये तो कंसेप्ट पता होगा ना। तो देखिए 5 दिन दोनों काम करता है ना, तो 5 दिन तक का यानी 5 बटा में मैं करता हूँ 15, ए का 5 दिन का काम और बी का 5 दिन का काम, बी बटा में 20 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया। अब शेष काम कौन करता है, शेष काम करता है बी ना। कितना दिन है, दिन तो मुझे पता नहीं है, दिन को मैं मान लूंगा x बटा में, x दिन में कितना काम करेगा, तो x बटा में 20 हो जाएगा। बराबर काम खत्म हो जाता तो एक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपने कंसेप्ट नहीं भरा है तो ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिसने कंसेप्ट भरा है उसको ये चीज कंप्लीट समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट करने के लिए जो हमारा जो 1+1 अकेडमी पर जो मैथ का कोर्स है वो बाय कर लीजिएगा। कंसेप्ट के साथ आपके ये चीज क्लियर हो जाएंगे। देखिए 5/10 5 दिन का काम, 5/20 बी का काम, और x दिन में, x दिन काम करता है तो x दिन में काम कितना कर लेगा बी, x/20 कर लेगा। जब काम खत्म हो जाता है तो बराबर में 1 कर देते हैं। अब कर लीजिए 15 20 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समावर्तक 60, 15 चौका 60, तो 4 पंचे 20, यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस में 15, 5 20 से काटो 20 या 60, 5 या 15, प्लस में 20 या 60, यहाँ 3x बराबर में 1 है, 1/1 कर दीजिए। 15 20 35, तो यहाँ की 35 प्लस में 3x बराबर में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरफ करूंगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 में से 35 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि अब x बराबर कितना हो गया 25 बटा में 3 बोल दीजिए, या फिर 8 तारीख 24, 8 1/3, 8 पूर्णांक बटा 3, दोनों बात एक ही है। तो ऑप्शन दिया गया है पूर्णांक में, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करिए मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग। क्वेश्चन क्या है कि एक समूह में 20 व्यक्ति की औसत 25 वर्ष है, ठीक है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और औसत 26 वर्ष हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु कितना है। देखिए पहले 25 औसत था, अब 26 हो गया। मैंने क्या बताया था, जब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो ना तो इस तरीके से बनाइएगा आप लोग। पहले 20 लोग था, औसत हो गया था 25, और अब कितना है, 1 लोग बढ़ गया ना, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। यहाँ पर अब औसत कितना हो गया 26 हो गया। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इन दोनों को जोड़ के आप लोग आंसर कर दीजिए, या फिर इन दोनों को जोड़ के आंसर कर दीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 46, या इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आप लोग कितना हो जाएगा 46। आंसर कितना आएगा, एक ही 46 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना आंसर आपका है। क्लियर, हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी एक समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो आप एक त्रिभुज ऐसा होता है इसमें कि ये भुजा बराबर है, उस भुजा की लंबाई कितना है 10 है, तो इसका भी 10 हो जाएगा, और परिमाप कितना है तो 30 है। यानी कि देखिए तीनों भुजा की लंबाई 30 दिया गया ना, परिमाप में तो वही होता है ना। अब जब दो भुजा की लंबाई निकल गया है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितना होगा, तो 30 होगा ना, माफ कीजिएगा 10 होगा ना, तो 10 10 20 10 30 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का एरिया ऑफ ए, माफ कीजिएगा यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है ना। अब हाइट कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हाइट ही हो जाएगा ना, हाइट कितना हो जाएगा, देखिए अब ये भुजा पता है आपको 10 है और ये आप भुजा 10 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 5 ना, 5 हो जाएगा। तो ये भुजा कैसे निकालेंगे आप लोग, ये भुजा निकालेंगे क्या करेंगे आप लोग, यानी कि हाइपोटेन्यूज से आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो इस भुजा का स्क्वायर रूट यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 देने के 100, 10 देने के 100 माइनस में कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ये रूट अंडर में ना, यानी कि हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है, ऐसे यानी कह सकते हैं कि 5 पंजे 25, 5√3 हो जाएगा, यानी इसकी हाइट कितनी बन जाएगी 5√3 हो गई ना। तो अब ये तो मुझे पता चल गया कि 1/2 गुना में बेस कितना है, तो बेस यहाँ से लेगा यहाँ तक 10 दिया गया है ना, 10 कर दीजिए यहाँ पर, और इसका हाइट कितना दिया गया है, हाइट दिया गया है 5√3 दिया गया है। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25,
√3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में गौर से देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। अब एक वृत्ताकार बगीचे जिसका व्यास दिया गया है 210 मीटर। देखिए एक बगीचा दिया गया वृत्ताकार, ठीक है, इसका व्यास कितना दिया गया है, इसका व्यास दिया गया है 210 मीटर, ठीक है, 10 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक का व्यास। और रेडियस इसका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 110, मतलब डी बटा में 2 होता है ना, डायमीटर है, व्यास बटा में 2 होता है, 210 बटा में 2 काटेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब इसके चारों यानी बाहरी तरफ से 5 मीटर चौड़ा मार्ग है, इसके चारों ओर मैं क्या बना देता हूँ, एक मार्ग बना देता हूँ यहाँ पर, इसको क्या बना दिया मैंने, ये आपका मार्ग है, यहाँ मान के रास्ता है, पाथ है आपका दिया गया है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 5 मीटर है ना। अब देखिए अब ये बड़ा वाला मैं त्रिभुज बड़ा बड़ा मैं सर्कल निकालूंगा ना, बड़ा वाला सर्कल मैं निकालूंगा, यहाँ पर वृत्त निकालूंगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी बन जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दिया गया 105 दिया गया है, और 5 मीटर चौड़ा ये भी है ना, तो बड़ा वाला आर यानी बड़ा वाला त्रिभुज का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 105 प्लस में 5 यानी कि 110 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है ना, ये स्पर्श पार्ट का क्षेत्रफल, यानी बड़ा वाला में से आप लोग बड़ा त्रिभुज में से छोटा त्रिभुज घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यही तो बच जाएगा आपका ना, मार्ग ही बच जाएगा ना। तो मैं निकाल लेता हूं यहाँ पर एरिया ऑफ अ पाथ, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं पाई इंटू में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस में छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है, छोटा आर का स्क्वायर डायरेक्टली मैंने फार्मूला निकाल दिया मैंने। तो पाई के पाई छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि पाई में ही आपका ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर बड़ा आर कितना है 110 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 110 यानी कि 105 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया ना, सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी निकाल लेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू में 110 का प्लस में 105 इंटू में 110 माइनस में 105, ऐसे करते हैं हम लोग ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू में माइनस बी। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा 110 105 कितना हो जाएगा 215 हो जाएगा, 215 ये, और यहाँ पर गुना दिया गया ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दिया गया 215 और यहाँ पर घटा के कितना हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। अब काट लीजिए यहाँ पर गुना कर लीजिए, 55 25 का 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 105 105 107 पाई 1075 पाई आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। देखिए मैथ सॉल्यूशन का जहां भी क्लास करिएगा आप लोग डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश करिएगा, और फार्मूला तो पहले ही आपको याद कर लीजिएगा आपका, ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा आपका, नहीं तो नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन 24 में देख लीजिए यहाँ पर कि क्या दिया, घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 13 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर दिया गया है। यदि सफेदी कराने का लागत 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तब कमरे की चारों दीवारों का सफेदी कराने का लागत कितना होगा। देखिए अब आप ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लोग पहले एरिया निकालना पड़ेगा, वॉल का एरिया कितना है। देखिए डायरेक्टली मैं इसका बता रहा हूँ, एक का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला देखिए याद करेंगे तभी क्वेश्चन बनने वाला है आपसे। देखिए एरिया ऑफ अ वॉल कितना होता है फॉर्मूला में 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ इंटू में हाइट होता है। तो लेंथ दिया गया है आपका, ब्रेथ दिया गया है और हाइट भी दिया गया है, तो डायरेक्टली निकाल लीजिए आप लोग। 2 इंटू में 13 प्लस गुना 13 प्लस में 12 इंटू में हाइट कितना दिया गया है 15। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 13 12 कितना 25 गुना 50 50 गुना में 15 हो जाएगा, यानी कि 15 750 मीटर स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा एरिया हो जाएगा। अब देखिए एक वर्ग मीटर का यानी कि एक वर्ग मीटर का रेट दिया गया है 9 मीटर, तो अब इतना वर्ग मीटर है ना, तो डायरेक्टली कॉस्ट निकाल लीजिएगा। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 750 गुना में 9 कर लीजिए, जितना कार गुना करके आएगा 0 का 0 9 45 के 5 में 4 9 से 13 से 4 67 यानी 67 और 50 क्या हो जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया, कॉस्ट निकल जाएगा। आपको जब एरिया निकल गया टोटल ना, तो आपको यहाँ क्या करना था, कॉस्ट निकालना था ना, तो 1 मीटर का दिया गया कॉस्ट 9 रुपया, तो टोटल का कॉस्ट निकाल लेंगे, तो इतना आपका आंसर निकल गया। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे देख लीजिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 नंबर का एलसीएम दिया गया इतना, ऐसे भी इतना दिया गया, एक नंबर इतना दिया गया, दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए दूसरा नंबर का फॉर्मूला क्या है, यानी कि दूसरा नंबर का फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम इंटू में एचसीएफ अपॉन में क्या होता है फर्स्ट नंबर, क्या होता है फर्स्ट नंबर। देखिए एलसीएम दिया गया 120, एचसीएफ 6 बटा में पहला नंबर 24 दिया गया है, 24 पंजे 120 6 पंजे 30
दूसरा नंबर कितना निकाल के जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हमने 25 क्वेश्चन लाया है और मैं कल जो लाऊंगा या मैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैं लाऊंगा इंग्लिश का लाऊंगा, वो भी क्लास जरूर देखिएगा। ये आज का आया था पार्ट नंबर यानी कि सेट नंबर 8 था ये, और इसका पार्ट 1 था। कल आएगा सेट नंबर पार्ट नंबर 2 आएगा, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। बाद में की और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।